नमस्कार, मैं स्वतंत्र सिंह क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के वीडियो लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12th इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स थ्योरी के होंगे और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के। टोटल 8 यूनिट्स होंगी और हमारे पास 2 बुक होंगी। पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें 5 यूनिट्स 40 मार्क्स की होंगी। पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें 3 यूनिट्स होंगी 40 मार्क्स की। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है को स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट की वेटेज है 10 मार्क्स। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हमने 11th क्लास में किए हैं उनको याद करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट हमारे सब्जेक्ट का मीनिंग। इकोनॉमिक्स इज अबाउट अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई। इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि किस तरह से अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जाए कि हम हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाओं को पूरा कर सके। मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स। द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल, so microeconomics is known as the study of individual economic units or small groups। यहाँ पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का मीनिंग है कि एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म एटसेट्रा। और स्मॉल ग्रुप्स का मीनिंग है एक मार्केट, एक इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हैं कंज्यूमर्स डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई, मार्केट बिहेवियर एटसेट्रा। देन इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था कि वो सिस्टम जो हम हमारे सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पर लोग काम करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं जीवन यापन के लिए। मीन्स ए सिस्टम which provides the people with means to work and earn their living. Like in our surrounding, we observe the schools, hospitals, offices where people do work and earn their living. These institutions, schools, hospitals, offices constitute our economy. Economic activity, those activities which are performed for economic or monetary benefit। मीन्स वो एक्टिविटीज जो रुपया कमाने के उद्देश्य से की जाती है, किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए की जाती है, जैसे कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एटसेट्रा। एक्सचेंज का मीनिंग होता है लेन देन करना। कंजप्शन का मीनिंग किसी चीज़ को यूज़ करना, कंज्यूम करना। प्रोडक्शन का मीनिंग प्रोड्यूस करना। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग वो एक्सपेंडिचर जो अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटीज़ जो किसी रुपया कमाने के उद्देश्य से या मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं की जाती, बल्कि अपनी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मन की शांति के लिए की जाती है। जैसे रिलीजियस एक्टिविटीज़, हम भगवान की पूजा करते हैं। पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़ अपने देश के लिए करते हैं कुछ। पेरेंटल एक्टिविटीज़ माता पिता अपने बच्चों के लिए जो करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ हम अपने समाज के लिए कुछ करते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
कहा जाता है। जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे इस चैप्टर में आगे, तो नेशनल इनकम एस्टिमेशन में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं, बिकॉज दे आर फॉर मॉनेटरी बेनिफिट और इकोनॉमिक मोटिव। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट कंसीडर्ड in estimation of national income. Now we will start our syllabus of class 12th with the meaning of macroeconomics. The word macro means large. So macroeconomics is known as the study of whole economy. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ स्टडी करेंगे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अलग अलग स्टडी किया है कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को, मार्केट को। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के उसको स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स मीन्स वो वेरिएबल्स जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट वर्ड का मीनिंग है टोटल, एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग है टोटल डिमांड, मीन्स पूरी इकोनॉमी की डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई मीन्स पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। जनरल प्राइस लेवल मीन्स एवरेज प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम पूरे देश की इनकम। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एटसेट्रा। इकोनॉमिक एजेंट्स उन इंडिविजुअल्स को, उन इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस का मीनिंग है कि क्या कंज्यूम करना है, कितना करना है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कैसे बजट बनाना है। तो ये इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है? कंज्यूमर्स लेते हैं, प्रोड्यूसर्स लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है। तो इनको इकोनॉमिक एजेंट्स कहा जाता है। सब्जेक्ट मैटर और एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये टॉपिक्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे, जो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में चैप्टर्स के नाम भी हैं। इनको सब्जेक्ट मैटर और एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हम काफ़ी कुछ डिफरेंसेस कर चुके हैं। फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स और स्मॉल ग्रुप्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। सेकंड, subject matter of microeconomics includes consumer behavior, producer behavior, etc. While the subject matter of macroeconomics includes national income, foreign exchange rate, employment, money and banking, etc. Microeconomics limited degree of aggregation. Aggregation का meaning होता है totality करना, means group। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन होता है, बट दैट एग्रीगेशन इज एट ए स्मॉल लेवल। एक छोटे स्तर का एग्रीगेशन होता है कि जैसे मार्केट है, मार्केट एक एग्रीगेशन का एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पर हम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, कंज्यूमर्स ग्रुप की बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स ग्रुप की बात करते हैं। लेकिन मार्केट का जो एक एग्रीगेशन है वो एक छोटे लेवल का एग्रीगेशन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एग्रीगेशन की बात करेंगे तो पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेशन की बात करेंगे। पूरी इकोनॉमी का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि पूरे देश की बात करेंगे कि पूरे देश की टोटल डिमांड कितनी है,
टोटल सप्लाई कितनी है, इस तरह से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिनेशन किया तो इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अब इस यूनिट का जो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स are those goods which are not used as a raw material to produce other goods. फाइनल गुड्स उन गुड्स को कहा जाएगा जो दूसरे गुड्स को बनाने में एज ए रॉ मटेरियल यूज नहीं होते। इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को कहा जाएगा जो दूसरे गुड्स को बनाने में एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल का मीनिंग है कि वो गुड्स जो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर हम कॉटन से क्लॉथ बना लेते हैं तो कॉटन का अपना जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है। शुगर केन, गन्ने से अगर हम चीनी बना लेते हैं तो शुगर केन का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमने जो शुगर केन का एग्जाम्पल लिया, जो कॉटन का एग्जाम्पल लिया, उनको रॉ मटेरियल कहा जाता है। सेकंड, फाइनल गुड्स वो गुड्स होंगे जिन्होंने अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, मीन्स वो यूज के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होंगे जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है। क्योंकि फाइनल गुड्स ने प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो थर्ड पॉइंट, दीज आर रेडी फॉर सेल इन द मार्केट, तो मार्केट में बिक्री के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स ने प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा नहीं किया है, देयरफॉर दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर सेल इन द मार्केट। फोर्थ पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है गुड्स को फाइनल और इंटरमीडिएट गुड में कैटेगराइज करने का, कि वो गुड्स जिनको रीसेल पर्पज से नहीं खरीदा जाता उसको फाइनल गुड कहा जाता है, और वो गुड्स जिनको रीसेल पर्पज से खरीदा जाए, दोबारा बेचने के लिए खरीदा जाए, उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। जैसे अगर एक हाउस होल्ड कार खरीदता है तो वो अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए खरीदता है, डोमेस्टिक यूज के लिए खरीदता है, वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर एक कार ऑटोमोबाइल डीलर खरीदता है तो वो उस कार को रीसेल पर्पज के लिए खरीदता है, दोबारा बेचने के लिए खरीदता है, तो उस केस में वो कार इंटरमीडिएट गुड होगी। फिफ्थ, फाइनल गुड्स के एग्जांपल शूज, क्लोथ्स। इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स इसमें यूज होने वाले रॉ मटेरियल, लेदर, कॉटन एटसेट्रा आर यूज्ड टू प्रोड्यूस शूज एंड क्लोथ्स। Sixth, final goods are included in the estimation of national income. Intermediate goods are not included in the estimation of national income. जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ उसमें फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट, वन गुड इज फाइनल और इंटरमीडिएट डिपेंड्स अपॉन इट्स यूज। कोई एक गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है, वो उसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। एक समय पर वो फाइनल गुड भी हो सकता है और दूसरे समय पे वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। जैसे ब्रेड, अगर ब्रेड कोई हाउस होल्ड खरीदता है तो वो फाइनल गुड है,
लेकिन अगर वही ब्रेड कोई बेकर खरीदता है तो वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि बेकर उस ब्रेड का इस्तेमाल एज ए रॉ मटेरियल करेगा टोस्ट बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, ब्रेड रोल के लिए, या फिर बेकर उस ब्रेड को रीसेल पर्पज से खरीदेगा। तो इसलिए बेकर के द्वारा खरीदा गया ब्रेड एक इंटरमीडिएट गुड है, जबकि जो हाउस होल्ड ने ब्रेड खरीदा है वो अपने फाइनल यूज के लिए खरीदा है, अपने कंजप्शन पर्पज के लिए खरीदा है, कोई रीसेल पर्पज के लिए नहीं खरीदा, तो उसको फाइनल गुड माना जाएगा। नाउ द टाइम इज फॉर रिकैप्चुलेशन। जो भी हमने टॉपिक्स किए उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस along with their answer in your notebook. First question, what do you understand by macroeconomics? Macroeconomics means the study of whole economy. In second question, you have to write the difference between microeconomics and macroeconomics. Third, distinguish between final goods and intermediate goods. Give suitable examples. In fourth question, you have to categorize the following into final goods and intermediate goods. A. Milk purchased by a tea stall. एक चाय बनाने वाले ने दूध खरीदा है, तो वो उस दूध को, उस मिल्क को एज ए रॉ मटेरियल यूज करेगा फॉर मेकिंग ऑफ टी। तो मिल्क उसके लिए कैसा गुड हुआ? इंटरमीडिएट गुड हुआ। बस परचेज्ड बाय ए स्कूल, एक स्कूल ने जो बस खरीदी है वो अपने स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए खरीदी है, वो उस स्कूल का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ये बस जो है स्कूल के लिए फाइनल गुड होगी। सी, जूस परचेज्ड बाय ए स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन। अब बच्चे ने जो जूस खरीदा है ये किसी रीसेल पर्पज से नहीं खरीदा, अपने फाइनल यूज के लिए खरीदा है, अपने कंजप्शन पर्पज के लिए खरीदा है, तो ये फाइनल गुड होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।